हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बिहार के करंट अफेयर। पूरे हम पिछले 12 से 13 महीनों के करंट अफेयर हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सेट नंबर 3, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आईक्यू एयर करके एक संगठन है जिसने रिलीज करी। इस रिपोर्ट के हिसाब से बिहार का कौन सा ऐसा शहर है या जिला है जो पूरी दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया गया इस रिपोर्ट के हिसाब से? तो ये था बेगूसराय। और कंट्रीज की बात करें तो बांग्लादेश सबसे पोल्यूटेड था, पाकिस्तान नंबर 2 पे था और इंडिया जो है वो नंबर 3 पे था। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने ये रिसर्च किया था आईक्यू एयर नाम की कंपनी ने, और बेगूसराय जो है दुनिया का सबसे पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया गया। हम पोल्यूशन को मेजर करते हैं मेनली PM 2.5 से। ये छोटे छोटे कण होते हैं धूल के, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, जो हमारे फेफड़ों में जाते हैं और लंग कैंसर वगैरह तक कॉज कर सकते हैं। तो बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना आपको। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE रिपोर्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारे शिक्षा मंत्रालय ने रिलीज करी है। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत का कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसका सबसे ज़्यादा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो था? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या क्या होता है? मान लेते हैं आपके शहर में 1000 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में होने चाहिए, यानी पढ़ने योग्य हैं स्कूलों में, और उनमें से 700 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। 1000 ऐसे हैं जो टोटल हैं पढ़ने योग्य और 700 पढ़ रहे हैं, तो आपका 70% जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हो गया। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो ये बताता है कि इस शहर में या देश में, वो डिपेंड करता है कितना एरिया को आप कवर कर रहे हैं। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का हमारा टारगेट क्या है इंडिया का? हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक हमें 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो करना है इंडिया में, यानी जितने भी बच्चे भारत में पढ़ने योग्य हैं वो सारे विद्यालयों में होने चाहिए 2030 तक। तो AISHE रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए आई थी और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो चंडीगढ़ में था 64.8%, यानी चंडीगढ़ में 64.8% जो है वो बच्चे कॉलेजों में हैं। ये वाला हायर एजुकेशन के लिए था, तो इसमें कॉलेज वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो समझाने के लिए आपको स्कूल बताया था, राइट? तो और अगर पूछें कॉलेज के लिए हमारा टारगेट कितना है, तो कॉलेजेस के लिए हमारा टारगेट ये है कि 2035 तक हमारे 50% भारत में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में होना चाहिए। स्कूलों में 100% होना चाहिए 2023 तक, लेकिन कॉलेजेस में, उच्च शैक्षिक संस्थानों में हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 50% होना चाहिए 2035 तक। समझ में आया आपको? तो चंडीगढ़ का सबसे अच्छा था। और हमारे इंडिया में नेशनल एवरेज क्या है आप खुद ही सोच सकते हैं। 2035 तक हम टारगेट कर रहे हैं 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो उच्च शैक्षिक संस्थानों में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो जब टारगेट ही 50% है, तो अभी के लिए हमारा जो नेशनल एवरेज है वो है 28.4%। यानी अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं, उच्च शिक्षा की बात करूं, उच्च शैक्षिक संस्थानों की बात करूं, तो सिर्फ भारत के 28.4% बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेजों में होने चाहिए, लेकिन वो अभी कॉलेज में है, 28.4% ओनली। और चंडीगढ़ के बाद 61.5% सेकेंड नंबर पे था पुदुचेरी, राइट? और दिल्ली का भी काफ़ी अच्छा था, दिल्ली का था 49%। तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ फार अहेड है। हमारा जो नेशनल एवरेज है वो सिर्फ 28.4 है, और पुदुचेरी का भी काफ़ी अच्छा था 61.5। चंडीगढ़ का सबसे ज़्यादा था पूरे इंडिया में 64.8। अगर मैं बड़े राज्यों की बात करूं, सिर्फ बड़े राज्यों की, तो तमिलनाडु का इसमें सबसे इंप्रेसिव देखने को मिला 47%। बड़े राज्यों में तमिलनाडु का 47% था, यानी जो हमारा 50% का टारगेट है वो तो तमिलनाडु जल्दी अचीव कर ही लेगा। ये टारगेट हमें पूरा करना है 2035 तक। तो 10 सेकंड में रिपीट करूंगा। हमें भारत में 100% बच्चे स्कूलों में चाहिए 2030 तक, यानी 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो स्कूल्स में चाहिए 2030 तक, और हमें 50% जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में चाहिए 2035 तक, 2035 तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो इसमें मैं आपको एक बार बिहार का बता देता हूं, क्योंकि वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है बिहार एग्जाम्स के लिए कि भाई बिहार का कितना है। तो बिहार का था 17.1%। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली कॉलेजेस की, क्योंकि ऑल इंडिया हायर एजुकेशन, ये जो सर्वे था AISHE, ये हायर एजुकेशन के लिए था। इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, AISHE। इसको हमारा शिक्षा मंत्रालय कराता है।
तो बिहार का कितना था? बिहार का था 17.1%, झारखंड का था 18.6%। यानी बिहार में जितने बच्चे कॉलेजेस में पढ़ने चाहिए सिर्फ 17.1% बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं 100 में से। ये है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। और इंडिया में सबसे कम कहां था? लक्षद्वीप में। इंडिया में सबसे कम लक्षद्वीप में था, सिर्फ 1.1%। 1.1%। और जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि शिक्षा जो है कितनी फैल रही है किसी भी एरिया में। अभी अभी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ बिहार, यानी बिहार का जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसने नीतीश नाम का डिवाइस लॉन्च करा है। इसका नाम नीतीश कुमार जी के नाम पे रखा है, नीतीश। तो ये एक आप देख सकते हैं, ये है वो डिवाइस, राइट। ये क्या करेगा? ये किसानों को और पब्लिक को अलर्ट करेगा। किस चीज के बारे में? बिजली चमकने के बारे में, बाढ़ आने के बारे में, हीट वेव, लू वगैरह चलती है जो, या ठंडी हवाएं चलती हैं उनके बारे में। तो नीतीश में एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सेफ्टी। मैं आपको ये देखिए लिखा है यहाँ पे, नित्य शक्तिशाली तीव्र सुरक्षा कवच, राइट। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं आईआईटी पटना के सहयोग से बनाया है। नीचे लिखा हुआ है हिंदी में, आईआईटी पटना के सहयोग से बनाया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। नीतीश की फुल फॉर्म क्या है? तो नीतीश की फुल फॉर्म है नोवल मतलब नया, इनिशिएटिव यानी पहल, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन यानी कि तकनीकी हस्तक्षेप। किस चीज के लिए? फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स, फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स यानी ह्यूमन लाइव्स को बचाने के लिए। तो इसका नाम है नीतीश, और आईआईटी पटना के सहयोग से बनाया गया है। और ये वॉइस मैसेजेस भी भेज सकता है, राइट, ये डिवाइस। और ये बेसिकली क्या है? एक तरह का पेंडेंट है जो आप इसे गले में पहन सकते हो। ये इसका जो कलर है वो ग्रीन से रेड हो जाएगा अगर कोई आपदा आने वाली है। तो इस तरह की चीजें हैं, राइट। इनफैक्ट एक और ऐप है, अगर आपने सुना हो, इंद्र वज्र, मैं लिख देता हूं, इंद्र वज्र। ये भी सिमिलर अलर्ट देता है आपको, और ये ऐप भी लॉन्च किया गया था वैसे रिसेंटली। ये जो बिहार की सरकार है, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है बिहार का, उसने कीहू नाम की कंपनी के साथ, कीहू सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर लॉन्च करा है इंद्र वज्र। इंद्र वज्र ये बेसिकली थंडरस्टॉर्म के लिए है, लाइटनिंग, बिजली चमकने वगैरह के लिए। ये 40 मिनट पहले आपको बता देगा इंद्र वज्र कि कहीं पे बिजली तो नहीं चमक रही, 40 मिनट पहले ही आपको अवगत कर देगा। भारत का पहला और सबसे बड़ा तांबे से बना हुआ बापू टावर, ये कौन से शहर में इनॉग्रेट किया गया? तो आंसर है पटना। पटना में बापू टावर, इसका नाम बापू महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन के नाम पे रखा है। तो गर्दानी बाग पटना, वहां पे ये है। इसकी नींव 2018 में रखी गई थी गांधी जयंती के दिन, और इसको बनाने में 129 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। इस टावर की जो हाइट है वो है 120 फीट और 6 मंजिला इमारत है ये। इसको बनाने में 42,000 किलो तांबे का इस्तेमाल हुआ है। इसकी जो बाहरी दीवार है वो तांबे से बनी है, तो काफी ब्यूटीफुल ये इमारत है। अभी अभी 5 लोग हैं जिन्हें भारत रत्न 2024 भारत सरकार ने इन्फॉर्म किया कि 5 लोगों को मिलेगा। तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ भारत रत्न है एक साल में दिए गए वो 5 हैं, और इससे पहले 4 थे हाईएस्ट, राइट। तो आपको यह बताना है कि 2024 से पहले हाईएस्ट नंबर ऑफ भारत रत्न कब दिए गए थे? तो वो 1999 में दिए गए थे। तब पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, अभी तो ये अनाउंस हुआ है कि चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन, इवन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, ये वो 5 लोग हैं। इससे पहले 4 लोग जिन्हें भारत रत्न मिला था, 1999 में मिला था, वो थे जयप्रकाश नारायण, रविशंकर मतलब उस्ताद रविशंकर सितार वादक, अमर्त्य सेन जो कि अर्थशास्त्री हैं, और गोपीनाथ बारदोली जो कि असम के मुख्यमंत्री थे। तो कर्पूरी ठाकुर को मिला है मृत्योपरांत। इनको जननायक बोलते थे प्यार से। कर्पूरी ठाकुर को, बिहार के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, समाजवादी नेता थे। ये बिहार के मुख्यमंत्री 1970 में बने थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, लेकिन इनकी सरकार 6 महीने ही टिकी थी। तो ये पूछ सकते हैं कर्पूरी ठाकुर जो थे तो कौन सी पार्टी के थे? जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1970 में, तो पार्टी का नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद वो 1977 में जो है फिर से बने थे, तब 2 साल के लिए रहे थे मुख्यमंत्री, तो 2 बार बने थे। और जो ओबीसी आरक्षण है उसको लागू करने में, यानी मुंगेरी लाल कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे
उनको लागू करने में उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 1977 से 1979 जब वो 2 साल के लिए मुख्यमंत्री थे, तो ओबीसी समुदाय के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया था, राइट। क्योंकि इन्होंने जो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन आए बाद में आए थे, 1990s में आए थे, लेकिन उससे पहले मुंगेरी लाल कमीशन था जिसने ओबीसी रिजर्वेशन की बात की थी, तो उसको लागू करने में बहुत ही अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जिला है जो बिहार का पहला जिला है जहां पे सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई सेवा दी गई पीएम वाणी योजना के तहत? पीएम वाणी बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम, यानी पीएम वाणी। तो यहाँ पे सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई सेवा दी गई। ये है बेगूसराय, ये है बेगूसराय। गिरिराज सिंह यहाँ से सांसद हैं और बेगूसराय ने ये करके दिखाया पीएम वाणी योजना। पीएम वाणी योजना जो है बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में शुरू करी थी। इसको चलाता है हमारा दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो हमारे संचार मंत्रालय के अधीन काम करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अधीन काम करता है। तो इसमें हमें हर गांव में जो है वाईफाई पहुंचाना है। पीएम वाणी की फुल फॉर्म ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। अभी अभी हमारे जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, उन्होंने कालू घाट एक इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करा है बिहार के कौन से जिले में? तो आंसर है सारण जिला। सारण जिला जो है बिहार का, वहां पे कालू घाट IWT इनलैंड वाटरवे यानी अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल बना है और ये नेशनल वाटरवे 1 का पार्ट होगा, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है गंगा नदी पे। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि सबसे बड़ा जलमार्ग है हमारा, सबसे लंबा जलमार्ग है, राइट। इतना ही नहीं, बिहार में एक जगह है बेतिया, तो बेतिया में जो गंडक नदी फ्लो करती है वहां पे, उस पे एक जेटी स्टार्ट हुई है, नाव सेवा, जेटी सेवा जो है वो अभी अभी स्टार्ट हुई है। जेटी सेवा बेतिया में स्टार्ट हुई है। और जो ये कालूघाट टर्मिनल है ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है सारण जिले में। ये वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है उसे मजबूत करेगा। NH-19 से भी डायरेक्ट एक्सेस है कालूघाट टर्मिनल को, और जो रक्सौल होते हुए नेपाल में शिपमेंट जाते हैं उनको भी कार्गो मूवमेंट में काफ़ी क्रूशियल रोल जो है ये प्ले करेगा। और इसकी क्षमता कितनी है कालूघाट टर्मिनल की? 77,000 TEU। TEU बोलते हैं 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। ये एक नापने का तरीका होता है कार्गो को। तो इसकी क्षमता है 77,000 TEU। इसको कंस्ट्रक्ट करने में 82.48 करोड़ रुपीस का खर्चा सरकार ने किया है, 82.48। और बेतिया में जेटी सेवा स्टार्ट की गई है, यह भी आपको याद रखना है। नगी पक्षी महोत्सव अभी अभी हुआ जमुई में, तो इसका मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या था? यह था पीकू पोचड़। पीकू पोचड़, ये पीकू पोचड़ क्या है? बेसिकली जो नगी बर्ड सेंचुरी है, जो कि रामसर एक साइट बनी है अभी अभी, वहां पे एक पक्षी पाया जाता है, एक तरह की बत्तख आप कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं बेयर्स पोचर्ड। बेयर्स पोचर्ड, तो बेयर्स पोचर्ड एक तरह की बत्तख है, वेटलैंड में रहती है, इसमें काफी पाई जाती है। तो वही ये शुभंकर था, पीकू पोचर्ड, उसका नाम रखा गया पीकू, उसका नाम रखा गया पीकू। बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, इन्होंने एग्रीमेंट करा है किस संगठन के साथ? ये एक बिहार स्टार्टअप स्केल अप फाइनेंसिंग फंड बना रहे हैं जिसमें 50 करोड़ रुपया रखा जाएगा। बिहार में जो छोटे उद्योग हैं उनको स्केल अप करने के लिए अगर फाइनेंसिंग चाहिए तो ये BSSFF उसमें फंडिंग करेगा। तो सिडबी के साथ मिलकर इन्होंने ये शुरू करा है, सिडबी के साथ मिलकर। अगर आपको याद हो, जो बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट बना था इसमें 500 करोड़ रुपया रखा था ओवरऑल, ठीक है, 500 करोड़। अब इसी के तहत एक छोटा सा फंड और बनाया गया है BSSFF, जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी छोटे लेवल पे हैं उनको बड़ा करने के लिए जो है ये फंड खर्च होगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है नीति आयोग का, तो इसके ऊपर एक पेपर पब्लिश किया गया था। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे जो बहुआयामी गरीब है? बहुआयामी गरीब क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। उनमें सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला इन द नंबर ऑफ पुअर पीपल, तो वो था यूपी, वो था यूपी, राइट। तो यूपी में 5.94 करोड़ 2005-6 से लेकर अब 2024 यानी ऑलमोस्ट पिछले 19 से 20 साल में यूपी में 5.94 लोग ऐसे हैं जो गरीबी के बाहर आ चुके हैं, बहुआयामी गरीबी के बाहर। दूसरे नंबर पे बिहार था, बिहार में इनकी संख्या है 3.77 करोड़, और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश था 2.3 करोड़, चौथे नंबर पे राजस्थान था 1.87 करोड़, 1.87 करोड़, राइट। तो ये पेपर लिखा दो लोगों ने, एक का नाम है मिस्टर चांद और एक का नाम है डॉक्टर योगेश सूरी, डॉक्टर योगेश सूरी। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती क्या है?
टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो 24.82 करोड़, अगर मैं पिछले 9 साल की बात करूं तो 24.82 करोड़ पीपल ऐसे हैं भारत में जो पिछले 9 सालों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बाहर आए हैं। मल्टी डायमेंशनल में 3 डायमेंशन होते हैं, एक तो हेल्थ केयर, एक एजुकेशन और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी रहन सहन का स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन सहन का स्तर, रहन सहन का स्तर। तो ये ध्यान रखना है आपको। अभी अभी स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग आई, ये चौथा एडिशन था इसका, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग। तो बिहार को एस्पायरिंग लीडर्स में जगह मिली है इन कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में वो राज्य हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। तो बेस्ट परफॉर्मर कौन सा था कैटेगरी बी में, जिनमें पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है स्टार्टअप के मामले में? तो ये था हिमाचल प्रदेश। ये था हिमाचल प्रदेश। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, कैटेगरी ए में जो बेस्ट परफॉर्मर थे वो थे गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी बड़े राज्यों में। फिर टॉप परफॉर्मर थे, फिर तीसरी कैटेगरी थी लीडर, फिर थे आकांक्षी लीडर। आकांक्षी लीडर में बिहार और हरियाणा थे, और फिर थे एमर्जिंग इकोसिस्टम। तो ये 5 कैटेगरी बनाई गई थी बेस्ट से वर्स्ट की तरफ। फिर कैटेगरी बी जो छोटे हैं राज्य जिनमें आबादी 1 करोड़ से कम है, तो उसमें हिमाचल जो है वो बेस्ट परफॉर्मर था। हिमाचल को इसमें तो ये रैंकिंग दी थी DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन सी बार ली? रिकॉर्ड तो 9th टाइम ये रिकॉर्ड था। इस बार बीजेपी के सपोर्ट से बिहार के गवर्नर है राजेंद्र अरलेकर। तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स बनाया था। और आप देखिए, नीतीश कुमार सन 2000 में मुख्यमंत्री बने थे और अभी 2024 खत्म होने वाला है। तो 24 साल से वो, मैं ये नहीं कहूंगा 24 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि बीच में लगभग 1 साल के लिए थे जीतन राम मांझी, लेकिन वो भी इन्हीं की पार्टी के थे। तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 24 साल से बिहार में एक ही पार्टी जो है वो राज कर रही है, राइट। तो बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स हुए हैं इसमें। सन 2000 में जेडीयू पार्टी सत्ता में आई, वो आरजेडी के खिलाफ थी, लेकिन 2013 में नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर फिर आरजेडी के साथ 2015 इलेक्शन जीते। फिर 2017 में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन खत्म किया, फिर एनडीए के साथ गए। फिर 2022 में एनडीए के साथ छोड़ के फिर आरजेडी के साथ गए, और अब फिर आरजेडी के साथ छोड़ के फिर अब एनडीए के साथ। यानी नीतीश कुमार परमानेंट है और बाकी चेंज होते रहते हैं। अभी अभी जो डेल्टा रैंकिंग आई एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, भारत में कितने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं? 500, ठीक है। और आकांक्षी जिले आज की तारीख में हैं 112 और ब्लॉक्स हैं 500। यानी ये वो हैं पिछड़े हुए आकांक्षी जिले या ब्लॉक हैं ये, जिनमें हमें विकास की कोशिश करनी है। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन किसकी आई थी? जो डेल्टा रैंकिंग आई थी तो उसमें फर्स्ट पोजीशन आई थी तिरयानी ब्लॉक की, यानी 500 में से सबसे ज्यादा विकास तिरयानी ब्लॉक, जो कि तेलंगाना के कुमारम भीम आसिफाबाद जिले में है, उसमें सबसे ज्यादा विकास देखने को मिला। दूसरे नंबर पे था कौशंबी ब्लॉक, जो कि कौशंबी जिला यूपी में था, राइट। तो दूसरे नंबर पे वो था। और अगर आप, तो मैं आपको रैंकिंग दिखाता हूं। तो फर्स्ट और सेकंड तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। इसमें टोटल 329 जिले थे, टोटल 329 जिले जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि जो आकांक्षी जिले हैं वो हैं 112। और डिटेल रैंकिंग अगर देखते हैं हर जोन की, जोन वाइज, तो आप इसमें, हम बिहार वाले जोन पे आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो ईस्टर्न इंडिया है, पूर्वी भारत, उसमें नंबर 1 रैंकिंग थी अंडार ब्लॉक, जो कि सिवान जिला बिहार में है, ठीक है। तो जिसकी भी टॉप रैंक आई है उनको 1.5 करोड़ रुपए का अवार्ड मिला, और जो सेकंड रैंक आई है जिनकी जोनल कैटेगरी में, उनको 1 करोड़ का अवार्ड दिया गया उनके ब्लॉक्स के प्रशासन को। आपको यह बताना है कि जो 26वीं बैठक हुई पटना बिहार में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की, उसकी अध्यक्षता किसने करी? क्षेत्रीय परिषद। हर क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री करता है, तो आंसर है अमित शाह। अमित शाह। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में 4 राज्य हैं, बिहार, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। जोनल काउंसिल, तो कौन कौन से जोनल काउंसिल हैं हमारे? नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। ये हमारे जोनल काउंसिल है भारत में। तो नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। इनफैक्ट एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी है जो बाद में बना था। इनिशियली 5 थे तो फिर 6 हो गए थे। लीड्स रिपोर्ट आई 5th एडिशन, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। तो इसमें बिहार जो है उसको एस्पायरर कैटेगरी में रखा है, लैंड लॉक्ड राज्यों में। इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसको अचीवर कैटेगरी में इसमें जगह मिली है? तो वो है दिल्ली और चंडीगढ़। मैं आपको दिखा देता हूं। हमारा टारगेट ये है कि हम वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसके टॉप 25 कंट्रीज में आ जाएं। एक हमारा ये टारगेट है। एक हमारा टारगेट ये है कि भारत में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो 12 से 14% ऑफ द जीडीपी है, हमें उन्हें कम करके 8% ऑफ द जीडीपी पे लाना है, जो कि विकसित देशों में होता है।
तो ये जो लीड्स इंडेक्स है इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने प्रिपेयर किया है। इसमें 4 ग्रुप बनाए गए हैं, कोस्टल ग्रुप, लैंडलॉक्ड, नॉर्थ ईस्ट और यूनियन टेरिटरी राइट। और जो स्टेट यूनियन टेरिटरी हैं उन्हें अचीवर, फास्ट मूवर और एस्पायरर 3 कैटेगरी में जो है जगह मिली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लैंडलॉक्ड ग्रुप में बेस्ट कैटेगरी अचीवर है, फिर फास्ट मूवर, फिर एस्पायरर। तो बिहार को एस्पायरर कैटेगरी में रखा है। दलाई लामा जी ने पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 उसका किस जगह पे अभी अभी उद्घाटन किया? तो दलाई लामा जी, इनका असली नाम है तेंजिंग ग्योट्सो। दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम है, एक पोजीशन का नाम है। जो भी व्यक्ति इस पद पे आता है उसे दलाई लामा बोलना शुरू किया जाता है तिब्बतन बुद्धिज्म में। तो आंसर है बोध गया। और इसका थीम था ब्रिजिंग ट्रेडिशंस एम्ब्रेसिंग मॉडर्निटी, अ डायलॉग ऑन द बुद्धास टीचिंग इन टुडेज वर्ल्ड। ये इसका थीम था। तो इसको ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ने, जो कि नई दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, IBC, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। बिहार की जो सरकार है उन्होंने 72 करोड़ रुपए की लागत से पुनौरा धाम को पुनर्विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करा है। ये पुनौरा धाम कहाँ पे है? पुनौरा धाम जो है ये सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी में है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता का जन्म यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे माँ जानकी जन्मभूमि मंदिर है। पुनौरा धाम विलेज का नाम है वहाँ पे, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बिहार। और यहाँ पे बहुत कुछ है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे परिक्रमा पथ बनेगा, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका, 3D एनिमेशन फिल्म एक दिखाई जाएगी, कैफेटेरिया बनेगा, शांति मंडप बनेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाएंगी। इसमें खर्चा होगा 72 करोड़। और कौन सी योजना के तहत इसका विकास होगा? स्वदेश दर्शन योजना, जो कि हमारे पर्यटन मंत्रालय ने शुरू करी थी 2014-15 में। 2014-15 में, राइट। तो बिहार में एक रामायण सर्किट बनाई जा रही है जिसमें सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा है। रामायण सर्किट जिसमें सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा है, यह आपको नहीं भूलना है। बिहार पुलिस जो है उन्होंने एक पहल करी है जिसमें यह कहा गया है कि FIR रजिस्टर होने के बाद 75 डेज के अंदर अंदर जांच पूरी हो जानी चाहिए। इस पहल का नाम क्या है? इसका नाम है मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज। मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज, ये इसका नाम है। 75 डेज के अंदर FIR जब आपने करवा दी उसके 75 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी हो जानी चाहिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसमें जो बाघ की आबादी है वो सिग्निफिकेंटली देखने को मिली है, उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। 2018 में 31 बाघ थे, यहाँ टाइगर थे, अभी 2023 में 54 हो गए हैं। तो ये बिहार के कौन से जिले में आता है? ये वेस्ट चंपारण में आता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक मात्र टाइगर रिजर्व था, लेकिन अभी कैमूर टाइगर रिजर्व दूसरा बना है यहाँ पे, और काफ़ी फेमस टाइगर रिजर्व है, राइट। तो यहाँ पे जो है 54 टाइगर्स, काफ़ी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। अब तो इंडिया में ऑफिशियली 56 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 56 टाइगर रिजर्व जो है वो हो गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 56 टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा है, तो 56 टाइगर रिजर्व है ऑफिशियली गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 55वां कौन सा है, 55th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो वो था धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में था। अभी अभी यूनियन कैबिनेट ने एक नया ब्रिज है 4556 मीटर लंबा, 6 लेन हाई लेवल एक्स्ट्रा डोज केबल स्टेड ब्रिज गंगा नदी पे बनाए। किसको कनेक्ट करेगा? तो ये कनेक्ट करेगा दीघा सोनपुर को। दीघा पटना में है और सोनपुर सारण जिला, तो आंसर है पटना और सारण। और इसको बनाने में खर्चा हुआ है 3064 करोड़, 3064 करोड़ रुपीस। तो ये ध्यान रखना है। एक NW129 भी याद रखिए। मतलब ये जो ब्रिज है पटना को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर से भी कनेक्टिविटी देगा, औरंगाबाद से कनेक्टिविटी देगा NH139 के थ्रू, NH139 के थ्रू। सोनपुर को कनेक्टिविटी देगा NH31 के थ्रू। छपड़ा और मोतिहारी NH27 और बेतिया NH727। खैर इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप ये याद रख सकते हैं ये ब्रिज बुद्धा सर्किट का पार्ट होगा। क्योंकि जो बौद्ध स्तूप है वैशाली में और केसरिया, उनको ये अच्छी कनेक्टिविटी देगा, ठीक है ना। और NH139 जो है, NH139W जिसकी मैंने बात की थी, तो उससे जो सोमेश्वर नाथ मंदिर है उसको अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। और जो विराट रामायण मंदिर अब बन रहा है केसरिया, ईस्ट चंपारण जिला, उसको भी अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। ये था हमारा सेट नंबर 3 बिहार करंट अफेयर का। बहुत जल्दी मिलता हूँ सेट नंबर 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।